ओके, सो गॉस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गॉस थ्योरम का मतलब होता क्या है कि और इसका यूज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है और इसमें हमें किस चीज की स्टडी करनी है। तो देखो, जब हम डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे या हम पॉइंट चार्ज की जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो हमें काफी कुछ देखना पड़ता है। हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है, पॉइंट देखना पड़ता है कहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। और मान लीजिए एक वायर के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो वो काफी ज्यादा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। जबकि उसी में अगर आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करो तो वो काफी इजी मेथड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। इसके अलावा प्रीवियस क्लास में हमने ये भी देखा था कि फ्लक्स क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस हमने पढ़ा था। ओके, तो जब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको भी हम काफी आसानी से निकाल पाएंगे। ओके, तो गॉस थ्योरम की इंपॉर्टेंस क्या है कि गॉस थ्योरम का यूज करके या गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी इजी मेथड से निकाल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको चार्ज पता होना चाहिए कि किसी भी एक बॉडी में चार्ज कितना होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम दैट आई विल एक्सप्लेन। सबसे पहले सपोज करो कि मेरे पास कोई भी एक गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या होता है कि इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है। सो सपोज आई हैव अ गॉसियन सरफेस, लेट मैं कैसे भी रैंडम शेप हो सकती है उसकी, ठीक है। ये कोई भी एक रैंडम शेप है। अब मैंने क्या करा, आपको कुछ चार्ज दे दिया। लेट यहाँ पर मैंने आपको दिया Q1, या मैं इसको ई लिख देता हूँ, ठीक है। लेट दिस चार्ज जो है ये ई है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ और चार्ज दे दिया 2E। यहाँ पर मैंने आपको कुछ और चार्ज दे दिया -KE, ठीक है। अब आप मुझे बताओ उसमें आपको टोटल चार्ज कितना दिख रहा है। जो आपको मैंने शेप दी है उसमें टोटल चार्ज कितना है, तो कितना हो जाएगा। अप्लाई टू दैट लो। यस, कितना होगा। टू ही E 2E। प्लस ई, तो कितना हो गया, 2 और एक 3 और एक और माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 2E बचा है बस हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो इस एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो किसके बराबर होगा। तो वो गॉस थ्योरम ने हमें बताया था कि जो फ्लक्स इस बॉडी से निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू। सबसे पहले आप देखो इस गॉसियन सरफेस में, ये जो सरफेस है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, वो कितना है 2E। और जो भी चार्ज है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। अभी मैं इसको समझाता हूँ इन जनरल। तो ये तो मैंने यहाँ पर आपका एग्जांपल लिया। देखो इन जनरल आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो भी जो भी फ्लक्स होगा किसी भी चार्ज की वजह से, वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा टोटल चार्ज कितना है वो देखो उस सरफेस के अंदर। टोटल चार्ज कितना है, इंक्लोज चार्ज हम कह सकते हैं, टोटल चार्ज कह सकते हैं। सो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है गॉस थ्योरम, ठीक है। अब देखो फ्लक्स फ्लक्स का फॉर्मूला कुछ पढ़ा था हमने इससे पहले वाले टॉपिक में, जो हम प्रीवियस क्लास में कर रहे थे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई डॉट डी एस। और अगर यस सर। फील्ड फील्ड वेरिएबल है तो हम वहां पर ई डॉट डी एस लगा लेते हैं। तो फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डी एस के इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो हम लिख सकते हैं कि ई डॉट डी एस बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज के। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी चार्ज है, समेशन का साइन आपको पता होगा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐड करने को। सो ये किस चीज का साइन है कि यहाँ पर हमें टोटल चार्ज ऐड करके लिखना है। सो यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो टोटल फ्लक्स होगा फाई, ठीक है, जो जिसको हम ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में उस सरफेस को बोल रहा हूँ, ठीक है। गॉसियन सरफेस ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम में अप्लाई करते वक्त। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नाउ वी विल सी द डेफिनेशन। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली में यहाँ पर एक क्लोज वर्ड होना चाहिए। आप देख सकते हो क्लोज इंटीग्रल है। जो भी गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज, ठीक है। अदर्स आई विल आंसर। तो जो भी सरफेस है दैट क्लोज इंटीग्रल का मतलब? क्लोज इंटीग्रल मतलब जो सरफेस है वो बंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इस तरह का सरफेस है तब मैं अप्लाई करूंगा। इट शुड बी क्लोज कंप्लीटली। यस आदर्स। तो सरफेस इमेजिनरी क्यों लिया हमने? देखो इमेजिनरी हम इसलिए ले रहे हैं, वहां पर कोई सरफेस रियल में तो होगा नहीं।
तो वहां पर एक इमेजिनरी सरफेस हम बना लेते हैं। आगे जब हम एप्लीकेशन करेंगे ना इसकी, तो वहां पर जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालूंगा, सो आई विल हैव टू मेक अ इमेजिनरी सरफेस देयर। इमेजिनरी सरफेस मैं बना लूंगा जहां पर मैं ये देखूंगा कि उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर कितना चार्ज इकट्ठा है या कितना चार्ज टोटल है उसमें, तभी मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो तो एक वो इमेजिनरी कंसेप्ट इंटीग्रेशन हम यूज। पर्पस है ना हाँ कि हाँ, छोटे उसी में के से अबाउट कितना निकाल इंटीग्रेशन मुझे करना होगा, उसी सरफेस के अबाउट जो मैं क्लोज सरफेस बनाऊंगा। ये गॉसियन सरफेस का ओके। इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे और चीजें समझ में आने लगेगी। तो नाउ वी कैन से दैट जो भी फ्लक्स है वो 1/ε0 टोटल चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। बस आप ये देखो देखो, डिपेंड करता है कि आपको निकालना क्या है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तब तो आपको ये दोनों चीजें यूज कर लेनी होंगी। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो चार्ज निकालना है, तब तो आप इतना इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन अगर आपको फ्लक्स निकालना है चार्ज की हेल्प से, ठीक है, तो आप इस वाले और इस वाले का रिलेशन को यूज कर लो। ठीक है, फाई इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ये मत देखो समेशन क्या साइन है वो, बस ये समझो, ये दिमाग में रखना कि वो टोटल चार्ज रहेगा। क्यू जो है वो टोटल चार्ज है इंक्लोज इन द सरफेस, जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो ये बताइए। सूर्य सिंह, कोई डाउट बेटा यहाँ तक? सूर्या? नो सर। ओके, तो सिर्फ सिंपलिसिटी है कि फाई बराबर होगा ई डॉट डी एस के बराबर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, इतनी ही है गॉस थ्योरम। लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत है, इस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं, और हम समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो स्टेटमेंट काफी ज्यादा सिंपल है, इसकी स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ है नहीं कि टोटल जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। बट जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे कि इसको अप्लाई करना कैसे। मेन चीज वही है, हमने रूल्स पढ़ लिया, बट उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको अपने इस्तेमाल के हिसाब से कैसे वहां पर यूज करना है, दैट वी विल डू नाउ व्हेन वी विल प्रैक्टिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, अब आगे करते हैं कि देखो गोज ने तो ये गोज थ्योरम दे दी थी, गोज लॉ दिया था, बट इसका कुछ स्पेसिफिकली प्रूफ भी होना चाहिए। जब भी कोई लॉ हम पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं, तो उसका कुछ प्रूफ भी होता है थ्योरम का। तो अब इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ये वाला फॉर्मूला फ्लक्स का। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। और आप सबको पता है डीएस, डीएस क्या होता है? डीएस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एरिया वेक्टर। हाँ, ये डीएस और नॉर्मल वेक्टर, और जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और जब हम फ्लक्स निकाल रहे होते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल देखना, नॉर्मल के वेक्टर के बीच का एंगल देखना होता है। जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल वेक्टर है उनके बीच का एंगल देखना है। तो ये थोड़ा सा रिविजन करवाना था मुझे। अब करते हैं इसको प्रूफ, कि गॉस थ्योरम को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हाँ बोलिए। सर ये इंटीग्रेशन का साइन ही है ना, मतलब कुछ हाँ हाँ, इंट्रीगेशन स्पेशल का साइन है, बता रहा हूँ इंट्रीगेशन का साइन है, बस यहाँ पर एक क्लोज इंट्रीगल है। एक्चुअली तो। में इंटीग्रेशन शायद अभी आपका मैथ्स में स्टार्ट हुआ नहीं होगा, आप बेसिकली सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। बट इन फिजिक्स जब हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन को, तो तीन तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। एक तो एक लाइन इंटीग्रल कहलाता है जो हम वन डायमेंशन में यूज करते हैं। एक सरफेस इंटीग्रेशन कहलाता है जो हम टू डायमेंशनल बॉडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ट्रिपल इंटीग्रेशन कहलाता है जो हम थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट चीज वही है। ठीक है, इंटीग्रेशन ही है। वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये सरफेस इंटीग्रेशन करना नहीं है, आसान है, हो जाएगा। जितने भी केस हम करेंगे मोस्टली केसेस में आप देखना इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल ही लेंगे, सरफेस एरिया बस इंटीग्रेट करना होगा। तो अब ओके। प्रूफ करते हैं गॉस थ्योरम का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपली मैंने एक ओ पॉइंट पर क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और लेट आर जो है, ये आर एक रेडियस है स्फेरिकल सरफेसेस का। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है प्रूफ के फाई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और हमने ये यहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस माना हुआ है। ठीक है, ये जो सरफेस है इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, ये वाला। अब इस पर हमें फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो वही काम करते हैं। अगर यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और लेट मैं पॉइंट पी यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। और इसी पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल वेक्टर देखूं तो वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डीएस वेक्टर। तो दोनों हम कह सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
और सरफेस एरिया के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स बराबर होगा ई डॉट डी एस के एंड इट विल बी इक्वल टू, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते ही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बिल्कुल सही। तो किसी आर सेपरेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा किसी आर सेपरेशन पर, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा बाहर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने साइन कैसा ले लिया है? आर कैप। आर कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर मतलब नीचे यहाँ से सेंटर से बाहर की तरफ, तो आर वेक्टर हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? आर कैप। ठीक है, आर कैप क्या? रेडियली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर। और सरफेस एरिया को मैं कैसे लिखूंगा? मैंने आपको बताया हुआ सरफेस एरिया को हम कैसे लिखते हैं? डीएस वेक्टर और एन कैप। डीएस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस स्मॉल एरिया का, और एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट भी है, इसको मैंने अभी हटाया नहीं है, अभी हम हटाएंगे। अच्छा, ये जो आर वेक्टर है, आर कैप यानी कि इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं आर डॉट एन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि एंगल कितना है? 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? आर डॉट एन कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1। आर कैप एन कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, 1 इंटू 1, और कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्लक्स हमारा बराबर आ जाएगा क्यू इंटू आप देखो यहाँ पर फ्लक्स इक्वल टू कितना हो गया था? आर डॉट एन। आर डॉट एन को हम 1 लिख लेंगे। तो जो टोटल फ्लक्स हमें निकालना है, तो हमें जाहिर सी बात है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी फाई का। तो डी फाई का इंटीग्रेशन अब करते हैं। तो डी फाई का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, मतलब कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस पूरे टर्म का, दैट इज इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन। और आप इस चीज में ध्यान से देखो तो क्यू आर 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? डीएस। और डीएस क्या है? सरफेस एरिया। ठीक है, डीएस क्या है? हमारा सरफेस एरिया। उसी के रेस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन भी करना होगा पूरा। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो इंटीग्रेशन करके आपको क्या मिलेगा वो देखते हैं। देखो डी फाई है, इतनी चीजें तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ही ले लूंगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो वेरिएबल नहीं है। इंटीग्रेशन हमें सरफेस एरिया का करना है बस। तो आपने क्या करा, इसको इतने पोर्शन लाओ बाहर, q/4πε0r², और अंदर क्या बचेगा? सरफेस इंटीग्रल। और सरफेस इंटीग्रल हमें करना क्या, किसका है? सरफेस इंटीग्रल हमें करना है इस पूरे सरफेस का। अच्छा, आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टू एड अप द थिंग्स। तो जब आप पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? किस चीज का एरिया मिलेगा? इस पूरे सरफेस का, इस पूरे स्फेयर का। और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे को 4πr²। बिल्कुल, तो मैम वही रखेंगे। डीएस के इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा 4πr², यू कैन सी नाउ। और किसके बराबर चल रही है? फ्लक्स के। सो वी कैन से दैट फ्लक्स हमारा किसके बराबर आ गया? फ्लक्स इज नाउ इक्वल टू, जो फाई हमें प्रूफ करना था, फाई किसके बराबर हो गया? q/ε0 के। और ये चीज हमें प्रूफ भी करनी है कि गॉस थ्योरम में फ्लक्स बराबर होगा जितना चार्ज इंक्लोज्ड है q/ε0, और ये चीज उसका प्रूफ हो गया। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में 2 या 3 नंबर में ये प्रूफ भी पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट पूछेंगे, फिर पूछेंगे प्रूफ दी गॉस लॉ यूजिंग सिमेट्रिकल मेथड, मतलब एक उसका मेथड है उसको प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? यू कैन आस्क नाउ। चीजें समझ में आई? सर यस बेटा, बोलिए। आर कैप डॉट एन कैप क्यों किया? अच्छा, एक्चुअली मैं उसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट यहाँ पर हमने इसको इसलिए कर लिया है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, यानी कि रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब है रेडियस की डायरेक्शन में बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे आप किसी भी पॉइंट पर देख लो, हमें पता है ना पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा वो, तो हमने उसके आगे क्या लगा दिया? आर कैप, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने सरफेस एरिया को, सरफेस जो डीएस वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गई उसकी डायरेक्शन एन कैप। एन कैप मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो अब पता लग गया आर कैप और एन कैप क्यों यूज करा है। ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया। बट वो 1/1 cos थीटा cos 0 की। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ ये बताना है। यस सर। देखो बेटा, यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1।
तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अच्छा पहले बता देता हूँ ए डॉट बी होता क्या है, याद है क्या ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है? हाँ, उसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो भी एंगल है। तो बेटा हम यहाँ पर यही काम करेंगे, जब मैं आर डॉट एन कैप लिख रहा हूँ तो आर का मैग्नीट्यूड, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, उनके बीच का एंगल cos 0 डिग्री, तो वो 1 ही आएगा बेटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यूज करा है मैंने। सर जी बोलिए विवेक। एरिया वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा क्या बेटा? नॉर्मल वेक्टर, हाँ Area नॉर्मल वेक्टर। देखो जब भी आप एरिया वेक्टर को लिखोगे, शायद आप लास्ट क्लास में थे क्या विवेक? नो सर इलेक्ट्रिक नो फ्लक्स सर में, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जब भी आप एरिया वेक्टर लिख रहे हो, वेक्टर लिखते हो तो दो चीज आती है, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया डीएस, यानी कि जो भी सरफेस है, और उसकी डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से, नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दो चीजें होती हैं एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करने में, मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन मल्टीप्लाई में। तो हमने यही काम करा है, हमने डीएस वेक्टर को डीएस और एन कैप लिख लिया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। विवेक यस सर। ठीक है, तो कोई और डाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर टॉपिक? ये जो एरिया बना हुआ है सर, ये वो है ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से बाहर की तरफ जा रही है बेटा, और हमने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले लिया है अपने इंटीग्रेशन के लिए। सेलेक्ट करना पड़ेगा ना एक छोटा सा एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां निकले, उस मतलब डी फाई जो है ना, डी फाई वो इतने एरिया से फ्लक्स जो गुजर रहा है वो होगा, और हमें तो टोटल फ्लक्स देखना है, इसलिए टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, डी फाई का टोटल निकालने के लिए। तो हमने स्मॉल एरिया कंसिडर किया है, डी एस। एनी यस अदर सर। डाउट? तो यहाँ पे आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से काट दें। हाँ वही हुआ है, वो हुआ भी है। 4 पाई हाँ आर क्यू स्क्वायर से बाय 4 एप्सिलॉन पाई आर नॉट, स्क्वायर ओके। जाएगा, बचेगा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही तो हमें प्रूफ भी करना है। यही तो हमारा फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। एनी अदर डाउट? नो, सो दिस वाज द गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम यूजिंग स्फेरिकल सिमेट्री सरफेस। ऐसा ही एक और मेथड हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें हम प्रूफ करेंगे कोलम्ब्स लॉ। कोलम्ब्स लॉ कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बता दीजिए क्या होता है कोलम्ब्स लॉ, और उसमें फॉर्मूला क्या बनता है? कोलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। फोर्स डिपेंड्स ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ और हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस। यस, एंड द फॉर्मूला बनेगा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, Q1 यस Q2 अपॉन आर। यस, ये फॉर्मूला था। तो कुछ चीज़ पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि जब अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू डिड्यूस कोलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम कोलम्ब्स लॉ ड्राइव करेंगे। बट इससे पहले जो चीजें मैं प्रायर यूज करूंगा वो बता देता हूँ। पहला, कोलम्ब्स लॉ प्रूफ करे तो उसको पता भी होना चाहिए वो है क्या, तभी उसको प्रूफ भी कर पाएंगे। कोलम्ब्स लॉ मतलब हमें बताता है दो चार्ज के पार्टिकल के बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने पहले पढ़ा हुआ है। गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉस थ्योरम होती है जिसमें हम फॉर्मूला पढ़ेंगे फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, और ये बराबर होगा ई डॉट डी एस के भी। ठीक है, स्मॉल फ्लक्स डी फाई। और हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना पड़ेगा इसमें किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी आर सेपरेशन पे, इक्वल टू पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इतनी चीजें हैं जो हमें पहले यूज कर सकते हैं, मतलब प्रायर नॉलेज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे टू प्रूफ, टू डिड्यूस गॉस लॉ, सॉरी कोलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। स्टार्ट करते हैं। तो हमने फिर से जैसे हम पहले करे थे वैसे हम करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने देखा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, ठीक है, और इसके किसी एक आर सेपरेशन पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो इसके आर सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले, ठीक है। तो जैसा पहले किया था वैसे ही है, लेकिन इससे पहले वाले में हमने गॉस लॉ ड्राइव करा था। यहाँ पर हम शुरुआत में ही गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कैसे देखते हैं। तो ये चीज तो आपको पहले से क्लियर है कि यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड है, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट दैट ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था ई इंटू में डी एस,
ठीक है, क्योंकि कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं सरफेस एरिया पर तो डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज और आर पर डिपेंड करती है, तो मैंने उसको क्या करा, इंटीग्रेशन से बाहर ले आया, अंदर क्या बचा, खाली इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया। फिर से इस पूरे का इंटीग्रेशन मतलब इस स्मॉल ds का टोटल इंटीग्रेशन क्या आएगा, पूरा एरिया आ जाएगा स्फेयर का, तो हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4πr² इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वो देख लो आप, 4πr² को नीचे लाओ डिवाइड में, तो इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन 4πr²। यहाँ तक हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। ये एक तरह से ये भी हो गया डिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज एट अ सेपरेशन ऑफ आर। तो इस मेथड से कितना इजीली हमने ड्राइव कर लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी कॉलम्स लॉ भी ड्राइव करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि लेट किसी क्यू सेपरेशन पर, यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट चार्ज रख दिया क्यू नोट, ठीक है। अब आप मुझे एक फॉर्मूला बताओ कि इस चार्ज पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये क्यू नोट, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ई है, तो एफ इक्वल टू EQ। कितना होता है, क्यू नोट इंटू ई क्यू या क्यू नोट इंटू ई, है ना। तो मैंने क्या करा, क्यू नोट इंटू जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लो क्या, Q अपॉन 4πε0r²। तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू क्यू नोट अपॉन में 4πε0r का स्क्वायर, और यही होता है कोलम्स लॉ। So this was the deduction of Coulomb's law using Gauss theorem. Now you can ask your doubt. Any doubt? ये क्लियर है? हमने यहाँ पर Gauss theorem अप्लाई करके Coulomb's law प्रूफ किया है using some basic Gauss theorem that charge बराबर होगा, सॉरी फ्लक्स बराबर होगा Q by epsilon नॉट के, और जो बराबर होता है E dot ds के। तो सबको क्लियर है यहाँ तक चीजें? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं इसकी पीपीटी आपको शेयर करूंगा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, बट इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, ठीक है। एक से रुक जाइए बस। ओके, यस, आप करिए, तब तक मैं एक फिगर बनाता हूँ और आपको मुझे बताना है कि उसमें कितना फ्लक्स होगा। सपोज मैं आपको एक इमेजिनरी स्फेरिकल बॉडी दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या करा, एक डाइपोल रख दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक डाइपोल मैंने यहाँ पर रख दिया इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर। अब आप मुझे बताना कि टोटल फ्लक्स कितना होगा जो इस बॉडी से पास आउट होगा। 0। वेरी गुड। इज इट यस, यस सर। इज इट 0 or something else? I've got answer from Arhan Khan, also written the answer. Yes, what do you think? 0? I've said that to find out the, यस आदर्श, रिया कटारिया ने आंसर लिख दिया, वेरी गुड। तो मैंने आपको बता दिया था कि बस क्या करना है, टोटल चार्ज देखो इंटरनली टोटल चार्ज है कितना, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमारा 0 ही होता है डायपोल में, और आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक नंबर में बन सकता है कि फ्लक्स निकालने के लिए आपको इतना चार्ज देखना होगा, टोटल चार्ज देखना होगा। ओके, अब कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो हमारे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। सो यू कैन सी हियर नाउ, देखो फर्स्ट पॉइंट है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप और एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो गॉस थ्योरम को कैसा भी ये सरफेस हो, ठीक है, किसी भी तरह का हो, कितना भी साइज का हो, हम किसी भी सरफेस के लिए बस क्लोज होना चाहिए, कंडीशन क्या है, बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, हम गॉस थ्योरम का वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो हमने अप्लाई भी करा था कि अगर नेट चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में 0 अगर है तो फ्लक्स डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 0, जैसा भी हम कर भी रहे थे। और नेक्स्ट पॉइंट, द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज लाइंग आउटसाइड। देखो इसको मैं समझाता हूँ एक फिगर बना करके। सपोज मैं आपको ये फिगर दे दिया, ठीक है, इसमें मैंने रख दिया, ये क्लोज है, ये 2e चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया, क्लोज कर ही देता हूँ, और यहाँ पर मैंने e चार्ज रख दिया, बाहर की तरफ कितना रख दिया, e, स्मॉल ई है, ठीक है, स्मॉल ई। तो आप मुझे बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई थ्रू द सरफेस,
2e अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 3e अपॉन एप्सिलॉन नॉट? टोटल फ्लक्स कितना होगा इस गॉसियन सरफेस से? सर 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, हम वही चार्ज लेंगे जो कि सरफेस के अंदर लाई करेगा, सो 2e अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉइंट वही है कि हमें सिर्फ वही चार्ज लेना है जो कि सरफेस के अंदर लाई करे, बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। द चार्ज क्यू अपीयरिंग इन द गॉस थ्योरम इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस लोकेट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी चार्ज आपका रखा हुआ है किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर, कहीं पर भी चार्ज रख लो आप, ऐसा नहीं कि जो फ्लक्स आप निकालोगे वो कहीं ना कहीं लोकेशन पे डिपेंड करेगा, नो, अंदर होना चाहिए, कहीं पर भी हो, ठीक है। जो चार्ज है आपका वो इंक्लोज्ड होना चाहिए, चाहे उसकी पोजीशन या लोकेशन कहीं पर भी हो। तो जो चार्ज जो आप गॉस थ्योरम में अप्लाई कर रहे हो, ये क्या होता है, टोटल सम होता है सभी चार्जेस का जो कि अंदर रखे हुए हैं, चाहे कहीं पर भी रखे हो, बस अंदर होने चाहिए। कंडीशन क्या है, इंक्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, फॉर अ मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन, देखो किस तरह से चेंज हो जाएगा फ्लक्स में। देखो परमिटिविटी चेंज हो गई, तो परमिटिविटी एप्सिलॉन मीडियम का हम क्या लिख लेंगे, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है फ्लक्स में अगर आप मीडियम को चेंज कर रहे हो तो, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स भी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से फॉर अ मीडियम ऑफ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी एप्सिलॉन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द गॉस थ्योरम कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। आप इसके एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, देन वी विल डू सम बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो ये था गॉस थ्योरम। एक छोटा सा, 1 मिनट के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जिसका आप बहुत जल्दी आंसर कर दोगे, ठीक है। वैसे तो हमें काफी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, बट आई थिंक दिस क्वेश्चन यू कैन डू इन अ वेरी इन विद इन अ 1 मिनट। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, और आंसर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे Q chat by box में लिख epsilon दीजिए। naught. बिल्कुल, बिना देखे तो ज्यादा हम आंसर अपना दे सकते हैं इसमें, बस हमें देखना है टोटल इंक्लोज चार्ज। तो वो सर कितना हो जाएगा? यस बेटा, सर एक बारी वो जो पॉइंट्स थे वहां पे एक बारी ले जाइए ठीक है, मैं वापस। चलता हूँ उस पर। पहले बस इसका आंसर लिख देता हूँ मैं। तो टोटल चार्ज हमें बस अंदर वाला देखना है, तो 2q में से q माइनस हो जाएगा, और अंदर जो चार्ज बचेगा वो खाली बचेगा q। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स बराबर हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना होता है। हालांकि हम और भी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे अभी। ओके, मैं पहले वो पॉइंट दिखा देता हूँ आपको सब। सो दीज वर द पॉइंट्स। एक बार गॉस थ्योरम और मैं बता देता हूँ बस कि, सॉरी, गॉस सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस। तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर ही हमें टोटल चार्ज देखना होगा, ठीक है। और जनरली कुछ चीजें हम तब भी सीखेंगे जब हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे होंगे ना, या अप्लाई करेंगे, सॉरी, जब हम अप्लाई करेंगे तब भी हम सीखेंगे कि किस तरह से गॉसियन सरफेस हमें बनाना है। तो तब तक के लिए आप ये पॉइंट लिख लीजिए। इस पार्ट में इतना ही हम कवर कर पाएंगे, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा दैट विल बी कवर्ड इन द सेकंड नेक्स्ट पार्ट।